पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला मूल रूप से गोरखपुर के खजनी के रहने वाले हैं। शहर विधानसभा से 4 बार के विधायक हैं और 3 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। शिव प्रताप शुक्ला राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे हैं। शुक्ला को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1996 से 98 में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के तहत मायावती और कल्याण सिंह की गठबंधन सरकार और बाद में ग्रामीण विकास मंत्री के लिए कैबिनेट मंत्री में नियुक्त उन्हें किया गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है हमने। आइए जरा आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने उस पर जवाब दिया है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसको लेकर के पूरी दुनिया की नज़र रहती है। खूबसूरती हो या उसकी सौहार्द हो या फिर उसकी बनावट हो, ये हर वक्त चर्चा के विषय में रहती है। और अगर दिल्ली एनसीआर में है या यूं कहें देश के किसी भी कोने में है और आपका छुट्टी बिताने का मन होता है तो सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश जाते हैं। लेकिन वहाँ की राजनीति और वहाँ पर जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गवर्नर साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया पर, और ख़ास तौर पर जो नशे को लेकर के देश के कई हिस्सों में ख़ास तौर पर देखा जाता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ नशे को लेकर के जो सरकार की कोशिश है, जो आपके द्वारा किए गए काम हैं, जिसकी वजह से इस पर नकेल लग पाए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि नशे पर नकेल कब लगेगी और लग रही है तो किस कदर लग रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अंकित जी, हिमाचल को देवभूमि माना जाता है, पर्यटन की भूमि माना जाता है, हिमालय की वादियों का है, इस नाते उसकी सुंदरता भी है। लेकिन इधर हिमाचल की स्थिति इस नाते भी खराब हुई कि पारंपरिक नशे को तो छोड़ दीजिए, सिंथेटिक नशा इस हद तक बढ़ा कि वहाँ नौजवान मृत्यु के ग्रास बनते चले जा रहे हैं। मैं 2 साल पहले जब 18 फरवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया, कौलान करने आया आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात को मुझसे कहा कि हिमाचल की जो परिस्थिति है उसके अनुसार आपको नशे पर काम करना चाहिए, उसके विरुद्ध अभियान चलाना चाहिए। मैं उनकी बात को सुना, समझा और धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू किया। आज मैं ये मान करके चल रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में अवेयरनेस बहुत बढ़ी है लोगों में। और जब शुरू किया था तब तो कोई बोलता भी नहीं था, लेकिन इस 1.5 साल के स्थिति में मुझे ये लगा कि अब मैं हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री के उस संदेश को एक आंदोलन के रूप में दे पाऊंगा। इधर होम मिनिस्ट्री ने पूरी तौर पर नशे पर अंकुश लगाने का काम किया। होम मिनिस्टर स्वयं श्री अमित शाह जी न जाने कितने टन नशे को नष्ट करने के लिए काम किया। परिणाम यह है कि मैं इन दोनों लोगों को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूँगा कि जो ये बढ़ता हुआ नशा है उसके प्रति इस प्रकार से अवेयरनेस बढ़ाने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री अगर चिंतित हो, गृह मंत्री चिंतित हो, तो मुझे लगता है कि इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। सवाल ये भी है क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि राज्य सरकार कहती है कि केंद्र से फंड नहीं आता है, क्या ये वाकई स्थिति है? क्योंकि सैलरी को लेकर संकट भी देखा जाता है। नशे की बात हो तो नशे में अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब भी बड़ा अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, और इसी के साथ साथ उत्तराखंड की बात करें तो वो भी आगे बढ़ रहा है। इनसे अलग कैसे है हिमाचल? हिमाचल की क्या कुछ तैयारी है जो कि बाकी राज्यों के मुकाबले अलग दिखाती है और अलग बनाती है? देखिए, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य जितने हैं सभी कम 80% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 20% उसका भाग जो है स्थानीय सरकारों को अपने संसाधनों से जुटाना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर कोई सरकार ये कहे कि हमको केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है
मैं उससे सहमत नहीं हो सकता हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वित्त राज्य मंत्री भी रहा हूँ और मैं ये जानता हूँ कि नीति आयोग के गठन के बाद, योजना आयोग जब था तब की बात छोड़ दीजिए, नीति आयोग के गठन के बाद राज्य जितना कहता है कि अपनी योजनाओं के लिए, उस तरह से नीति आयोग पैसा देता है। कैसे कोई राज्य इस बात को कह देगा कि सेंटर पैसा नहीं देता है? मेरा यह मानना है कि अगर इस बात को कहता है, दोषारोपण केंद्र सरकार पर करता है, तो मैं समझता हूं कि केवल ढिठाई है और कुछ नहीं है। पंजाब सीमावर्ती प्रदेश है, कुछ उत्तराखंड भी है, कुछ हिमाचल भी है, तो ऐसी स्थिति में उनका यह प्रयास रहता है, लेकिन मूल उसका केंद्र पंजाब है। तो जैसे भूकंप का कहीं कहीं केंद्र होता है, वैसे ही नशे का केंद्र मैं यह मान करके चलता हूं कि कहीं कहीं उस भूकंप रूपी पंजाब के नाते शुरू हुआ। एक साथ दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दो सवाल पूछ रहा हूं। पहला ये कि जो लोगों की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यानी ट्रैफिक, उसको लेकर के आप क्या विचार रखते हैं? और दूसरा, जो ग्लोबल वार्मिंग पर इसका असर पड़ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? जहां तक हिमाचल की मैं बात करूं, मेरा यह मानना है कि हिमाचल में सड़कें काफी अच्छी हैं, उसके बावजूद भी भूकंप के जोन में है, तो वो जोन होने के नाते उसको तो कोई परिवर्तन कर नहीं पाएगा। धरती के अंदर जब प्लेटें आपस में टकराएंगी तो वो आता है जो उसकी स्थिति है। फिर भी हिमाचल में पिछली बार आपदा आई और वह आपदा केवल ग्लोबल वार्मिंग के नाते ही आई। हम स्वयं लोगों ने पहली बार, हमको हमारे ही लोगों ने ये किया, जो अधिकारी थे, कि साहब ये तो काम राज्य सरकार का है, आप कहाँ जाएंगे, लेकिन मैंने ही उसको स्वीकार किया और मैं स्वयं लोगों के बीच में, जो पीड़ित थे उनके बीच में गया। और आज मैं इस बात को कह सकता हूँ, मुझे इस बात का आनंद है कि मैं उन पीड़ितों के यहाँ राजभवन से रेड क्रॉस के माध्यम से एक दो नहीं, जब से मैं गया हूँ तब से कम 40-45 ट्रक सामान भेज चुका हूँ। एक सर आखिरी सवाल ये भी है, क्योंकि आस्था का सबसे बड़ा कुंभ चल रहा है और जब बात हो कुंभ की तो हर कोई डुबकी लगा रहा है, लेकिन सवाल राजनीतिक यहां से उठ रहा है कि कुछ मुख्यमंत्री इसको मृत्यु कुंभ दे रहे हैं। मैं बात ममता बनर्जी की कर रहा हूं। ऐसी विचारधारा को आप कैसे देखते हैं और इस आस्था के महासमागम को आप कैसे देखते हैं? इस आस्था के महासमागम को मैं इससे शुरू कर सकता हूं कि जब प्रधानमंत्री ने जाकर के श्री अयोध्या जी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया था, प्राण प्रतिष्ठा का पूजन किया था, तो पूरे देश की जनता एकदम से उमड़ पड़ी थी, लोग रो भी रहे थे। और ये कोई एक दिन का नहीं है, ये सरकार नहीं कर रही है। इस आस्था का, रामलला हम वहीं आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उसकी शुरुआत वहाँ से होती है। और आज हम संख्या तो नहीं दे पाएंगे, संख्या देने का काम जिन लोगों का है वो करें, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कुंभ को कई मैंने देखा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लोगों का जाना यह पहली बार कुंभ में हुआ है। और जो ये कह रहा है कुंभ की देखा जाए, समीक्षा किया जाए, तो प्रत्येक कुंभ में सारी व्यवस्था के बावजूद भी कुछ न कुछ मृत्यु हुई है, इस बार भी हुई है, लेकिन प्रबंधन अपने अनुसार है, लेकिन संख्या इतनी अधिक जा रही है कि उसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, प्रबंध और अच्छा होना चाहिए, इसकी बात जरूर मैं कहूँगा, लेकिन हिंदू आस्था जिस प्रकार से जागृत होकर के चली है, इसी नाते ये कहा जा सकता है कि भारत इन्हीं परिस्थितियों के नाते विश्वगुरु बनेगा। ममता बनर्जी कहती हैं सर मृत्यु कुंभ है। सबके अपने अपने सोच होते हैं, उनकी सोच अगर यही है तो ये उनको मुबारक हो। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि सरकार के
रोक के बावजूद भी लोग जाकर के कुंभ में स्नान करेंगे। आज तो मेरा भी परिवार जाकर के स्नान कर रहा है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी पत्नी भी है, सभी लोग जाकर के स्नान किए हैं। कल वहाँ से कर करके जो है निकल करके आएंगे। तो हर परिवारों में ये है। हम जिस क्षेत्र के हैं वहाँ तो लोग जाकर के कल्पवास किया करते थे, मेरी दादी खुद किया करती थी। तो हम लोगों के खून में है आस्था, और उस आस्था के साथ खिलवाड़ उचित नहीं है। ममता जी को भी ये नहीं करना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर मेरे साथ तो राज्यपाल महोदय हैं जो पूरी तरीके से प्रखर प्रमुखता के साथ और प्रबलता के साथ अपनी बात रख रहे हैं। कह रहे हैं कि जो बयान दिए जा रहे हैं उन पर भी लगाम लगनी चाहिए। थोड़ी व्यवस्था अव्यवस्था में बदली, लेकिन इन सब के बीच नशे पर नकेल लगातार हिमाचल सरकार और खासतौर पर हिमाचल में राज्यपाल भी करते नजर आ रहे हैं, और इसी पर पूरी प्रमुखता से अपनी बात भी रख। कैमरामैन आरव के साथ अंकित मिश्रा, न्यूज़ इंडिया।